एवरीवन वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनडीए 2024 के वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चंस और 3D ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। 2D ज्योमेट्री भी होगी। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें बोला गया है कि व्हाट इज 3 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू क्या होगी अगर आपको दिया गया है कि इन दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या है, जीरो है, इज अ नल वेक्टर। ओके, तो आई जे के यहाँ पर हमें 2 दिया, यहाँ 6 दिया, यहाँ 27 दिया है, यहाँ पर 1, यहाँ अल्फा और यहाँ पर बीटा दिया गया है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा 6 बीटा माइनस 27 अल्फा आई कैप माइनस जे कैप 2 बीटा माइनस 27 प्लस के कैप इंटू 2 अल्फा माइनस 6। ठीक है, ये किसके बराबर है, नल वेक्टर के बराबर है। मतलब इंडिविजुअली हर एक को क्या होना पड़ेगा, जीरो के बराबर होना पड़ेगा। जैसे ही इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो अल्फा क्या आ जाएगा 3, इसको हम जीरो के बराबर रखेंगे तो बीटा आ जाएगा हमारा 27/2। यहाँ पर अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो जरूरी है इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अल्फा अगर मैं 3 रखूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 से 21, 3 मिनट 6 और 2 8। ठीक है, माइनस का है और यहाँ पर सेम आ गया दोनों जगह। इसको वेरीफाई कर रहे हैं हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो हमारे आंसर क्या पूछा था हमें, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा पूछा था। तो 3 3 जा 9 प्लस 27 यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 36। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें बोला गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज द क्वांटिटी दिस मैक्सिमम। हमें वो एंगल निकालना है जिसके लिए जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में होगा, जिसके लिए इस जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। मैक्सिमाइज करना है हमें इसको। ठीक है, तो ये क्वांटिटी क्या दी गई, ये हमारा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी इफ वी आर कंसिडरिंग। और ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यानी हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी बताओ। तो हम एक तो ये यूज कर सकते हैं कि हम इसका डेरिवेटिव निकाल लें। साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा माइनस √3 साइन थीटा। इसको इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। क्या आ गया, कोस थीटा बराबर है हमारा √3 साइन थीटा के। हमारे पास आ गया कि टेन थीटा किसके बराबर है, 1/√3 के। तो थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास पॉसिबल, कहाँ पर लेता है 1/√3, 30 डिग्री। सही है, तो 30 डिग्री हमारा पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट आ जाए, पॉसिबल एक्सट्रीम आ जाएगा। सही है, अब इस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा वो कैसे पता चलेगा, आप इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में देख सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप एफ डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं हम क्या लगाते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसका डेरिवेटिव निकालिए, क्या आ जाएगा आपके पास, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस √3 कोस थीटा। जैसे मैं यहाँ पर थीटा की जगह 30 डिग्री रखूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 30 डिग्री, यानी हमारे पास आ गया -1/2 माइनस √3 कोस 30 डिग्री इज √3/2। सही है, तो हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी लेस देन, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। सही है, वेरीफाई भी कर लिया हमने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें बोला गया लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू दिस। इन दोनों, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो डॉट प्रोडक्ट अगर हम लिखें तो क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट 5 ए वेक्टर माइनस 4 बी वेक्टर। तो एक्सपेंड करिए तो आपके पास आ जाएगा 5 इंटू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दैट इज वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फिर आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। फिर आपके पास आ जाएगा प्लस 10 टाइम्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -8 टाइम वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सही लिखा है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 4 है। जो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो 10 - 4 हो जाएगा 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यहाँ पर है हमारे पास 5 वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ पर है -8 वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स। क्या बोला है, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। मतलब ये 1 है और ये भी 1 है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। सो 5 - 8 कितना हो जाएगा हमारे पास -3। अब हमारे पास क्या बचा है, -3। उसके साथ हमारे पास बचा है 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है देन व्हाट इज कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो मुझे यहाँ से अगर थीटा पता चल जाए तो काम बन जाएगा। ये किसके बराबर होगा, ये जीरो के बराबर होगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट जीरो, क्योंकि ये क्या दिए थे, दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर दिए थे। मतलब डॉट प्रोडक्ट हमें किसके बराबर रखना है, जीरो के बराबर रखना है। तो यहाँ से आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। सही है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज 1, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज 1, यानी आपका कोस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1/2। अब कोस 1/2 वैल्यू कहाँ लेता है, ये हमारा लेता है 60 डिग्री पर। कहाँ लेता है, 60 डिग्री पर। तो थीटा मिल गया, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 और कोस 2 थीटा, यानी कि थीटा 60 है तो 2 थीटा इज 120। तो कोस 120 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास, कौन से क्वाड्रेंट में चलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। 120 को क्या लिखा जा सकता है, पाई -60 डिग्री लिखा जा सकता है। ठीक है,
तो कोस 60 का क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स हो जाएगा, यानी -1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्या यूज किया यहाँ पर हमने, दो वेक्टर्स दिए गए थे हमारे पास जो कि परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा परपेंडिकुलर हमें ये दोनों वेक्टर्स दिए गए हैं, और यूनिट वेक्टर हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बोला गया है कि वो 1 है। ध्यान से सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा, ठीक है। और थीटा हमारा कहाँ एंगल है, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं है, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जहां होगा वहीं से आपको थीटा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें बोला गया है कि लेट ए बी सी डी ई एफ बी अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मतलब सारी साइड्स जो है वो बराबर है, हेक्सागन बोले तो 6 साइड्स हैं। इफ ए डी जो है, ए डी वेक्टर हमारा m टाइम्स बी सी वेक्टर है, ओके, ए 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई एफ। हमें बोला गया है कि जो ए डी वेक्टर है यानी दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू m टाइम्स बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर का m टाइम्स, ओके। सी एफ वेक्टर, एक मिनट, सी एफ वेक्टर जो है वो हमें क्या बोला गया है, दिस इज n टाइम्स ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर यानी इस तरफ सी एफ का ए बी है, यहाँ पर ए डी है और बी सी, सही लिखा है। तो हमें बताना है कि देन व्हाट इज m इंटू n की क्या वैल्यू होगी, ये पूछा गया। क्योंकि ये हमारा रेगुलर हेक्सागन है तो ये जो हमारी ट्राइंगल्स बन रही होंगी अंदर, इनमें ये जो एंगल बन रहा होगा ये बराबर बन रहा होगा, सारी ट्राइंगल्स में बिल्कुल बराबर बन रहा होगा। पूरा 360 होता है, कितने एंगल्स में डिवाइड हो गया, 6 एंगल्स में डिवाइड हो गया। तो ईच एंगल कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। ये हमारा एंगल कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये हमारा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये साइड हमारी इसके बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर, इसके भी बराबर। हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि m और n की क्या वैल्यू है, सही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें दिया गया है कि एडी वेक्टर जो है वो कितना है, m टाइम्स बी सी वेक्टर है। सबसे पहले तो डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन दोनों की सेम है, बी सी और ए डी, ठीक है। उसके बाद मैग्नीट्यूड देखो, इसका जो मैग्नीट्यूड है एडी का मैग्नीट्यूड जो है वो डबल होगा बीसी के, क्योंकि ये सारी साइड्स क्या है, बराबर है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, सारी साइड्स बराबर है। तो एडी जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ बीसी वेक्टर हो जाएगी। अब बात करते हैं सी एफ की। सी एफ कहाँ है, सी एफ हमारा यहाँ पर है, सी एफ हमारा यहाँ पर है, इस तरफ है। और ए बी हमारा किस तरफ, ए बी हमारा इस तरफ है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ से सी एफ हमारा क्या आ जाएगा, सी एफ आ जाएगा हमारा माइनस टाइम्स 2 ए बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक लिखा है। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड कितना है, ट्वाइस ऑफ ए बी है, ठीक लिखा है। तो m की वैल्यू आ गई 2 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। इसमें पूछा गया है कि द वेक्टर ए बी एंड सी आर ऑफ द सेम लेंथ, तीनों की लेंथ सेम है। इफ टेकन पेयर वाइज दे फॉर्म इक्वल एंगल्स। इनके बीच में जो एंगल है पेयर वाइज अगर हम ले, ए बी के बीच में, बी सी के बीच में, ए सी के बीच में जो एंगल है वो भी क्या है, सेम है। इफ वेक्टर ए आपका इसके बराबर, वेक्टर बी इसके बराबर है, देन व्हाट कैन सी बी इक्वल टू। सो सी किसके बराबर हो सकता है, ये पूछा गया। तो बोला सेम लेंथ है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास, 1 + 1 दैट इज √2। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, वो भी हमारा कितना है, √2। यानी वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड भी कितना होना चाहिए, √2 होना चाहिए। इसका √2 है, हाँ जी है। इसका क्या √2 है, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, क्या आ जाएगा, -1/9 + 4 4 16/9 + 1/9। तो 16 17 18 दैट इज 2 आ जाएगा। एंड ये हमारा √2, ठीक है। इसका भी मैग्नीट्यूड √2 है। और कुछ बताओ। फिर हमें बोला गया था कि अगर हम पेयर वाइज लें तो एंगल जो है वो इक्वल होगा, यानी ए सी का बीच का जो एंगल होगा वही बी सी के बीच भी एंगल होगा, ठीक है। तो ए और सी, अगर सी हमारा ये हुआ तो ए सी के बीच का एंगल कितना होगा, कैसे निकालोगे, ए सी के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे निकालेंगे, कोस थीटा हमारे किसके बराबर हो जाता है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बाय ए वेक्टर और सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। इसका मैग्नीट्यूड भी √2, इसका मैग्नीट्यूड भी √2 है, तो मतलब डिवाइड किससे होगा, 2 से होगा। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास, आई कैप 1, जे कैप इसमें है, इसमें नहीं है तो 0 हो गया। के कैप इसमें है, इसमें नहीं है तो वो भी 0 हो गया। तो यहाँ पर आपका आ रहा है थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। कोस थीटा 1/2 के बराबर, तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। अब बी वेक्टर डॉट ये निकालते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा ऊपर देखिए अगर आप, तो यहाँ पर जे है, यहाँ पर जे नहीं है, यहाँ पर के है, यहाँ पर के है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर आई नहीं है, यहाँ पर आई है, तो डॉट प्रोडक्ट तो सिर्फ 1 आना है। डिवाइड किससे करना, मैग्नीट्यूड से करना है, तो 2। तो यहाँ पर भी बी और सी के बीच में भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल वैल्यू है, राइट। अब सेकंड ऑप्शन के साथ देखते हैं। सेकंड मतलब सेकंड, अगर सी की वैल्यू ये होती है, सी वेक्टर हमारा इसके बराबर है, तो क्या वो जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो मैग्नीट्यूड तो हम देख चुके हैं। अब ए और बी के साथ सिर्फ हमें क्या देखना है, एंगल देखना। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो पहले। यहाँ पर आ जाएगा -1/3 और जे कैप के साथ आ जाएगा हमारे पास +4/3। तो ये आ जाएगा 4 - 1 दैट इज 3/3, यानी 1 आ गया ऊपर। नीचे अब भी √2 × √2 1/2 60 डिग्री आएगा। अब बी वेक्टर के साथ कर लेते हैं। जे कैप के साथ करेंगे तो आ जाएगा 4/3 और के कैप के साथ करेंगे तो -1/3,
ठीक है, यहाँ से फिर से आ गया 1 और नीचे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, इसका भी √2 है, उसका भी √2 है, तो यहाँ से भी कितना आ रहा है, 60 डिग्री ही आ रहा है दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा। तो बोथ 1 एंड 2 आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर वेक्टर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें पूछा गया है कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर अलोंग द लाइंस दिस एंड दिस। ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD। इसके जो डायगोनल्स हैं उनकी इक्वेशन हमें दी गई है। एक हमें बोला गया है कि ये है x - 2y = 1, दूसरा बोला गया है कि ये है हमारे पास 4x + 2y = 3। ये पूछा गया है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कैसा हो सकता है, क्या ये रेक्टेंगुलर हो सकता है, क्या ये साइक्लिक हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है। तो हमें लाइंस दी गई है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इनकी स्लोप निकाल लेते हैं। लाइन की इक्वेशन से क्या हम इसकी स्लोप बता सकते हैं, बता सकते हैं। आप इसको y = mx + c फॉर्म में चेंज कर लीजिए, ये आपकी स्लोप आ जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर लीजिए, वहां से dy/dx आपकी स्लोप आ जाएगी। जो मेथड आप अपनाना चाहें, तो हम क्या कर लेते हैं, dy/dx कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 2 dy/dx = 0, यानी आपका dy/dx किसके बराबर आ जाएगा, -2 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी, 1 - 2 dy/dx = 0, यानी आपका dy/dx कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सही है, राइट। हाँ ठीक है, इसकी स्लोप आई 1/2, इसकी स्लोप आई -2। जब हमारे पास दो लाइंस ऐसी होती हैं जिनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसकी स्लोप -2 है, इसकी स्लोप 1/2 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होना जरूरी है, नहीं है। ठीक है, परपेंडिकुलर होने से सिर्फ हम क्या बता सकते हैं, क्या रेक्टेंगल के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, नहीं। तो परपेंडिकुलरिटी हमारी क्या दे देगी कि रोम्बस होगा। देखो पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो रोम्बस हमारा यहाँ आ जाएगा। रोम्बस जो है वो एक सब क्लास है किसकी, पैरेललोग्राम की, राइट। रोम्बस हो गया एक पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स बराबर हो जाएंगी। पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट दे नीड नॉट बी इंक्लाइंड एट ईच अदर एट 90 डिग्री। बट रोम्बस में क्या होगा, वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पर ही इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, पैरेललोग्राम में सिर्फ बाइसेक्टर और रोम्बस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, बाकी जब हमारी साइड्स के बीच, एडजेसेंट साइड्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री बन जाता है, तो रोम्बस हमारा स्क्वायर बन जाता है और पैरेललोग्राम हमारा रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, तो रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। बट यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या बोला है कि हमें क्या पता चला कि डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें पता चला कि वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उससे हम सिर्फ इतना बता सकते हैं, अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो रोम्बस हो सकता है। अगर वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो रोम्बस हो सकता है। उसी में स्पेशल आ जाएगा काइट हो सकता है, या फिर आपका स्क्वायर हो सकता है अगर आपकी एडजेसेंट साइड्स में 90 डिग्री है तो। ठीक है, क्लियर है, समझ आई बात। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें बोला गया है कि द फोकाई ऑफ एन एलिप्स आर एट क्यू एंड आर। इस एलिप्स की जो फोकाई है वो क्यू और आर पर लाई कर रहे हैं। तो अगर हम इसको देखें तो क्या लिखा गया, 4x² + 9y² = 1, यानी कि आपके पास है x² / 1/4 और y² / 1/3 1/9। ठीक है, तो यहाँ से आपका कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, यानी आपका कौन सा वाला बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। इसके फोकाई कहाँ दिए हैं, क्यू पर दिया गया है और आर पर दिया गया है। इफ pxy इज एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, pxy जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट है जो एलिप्स पर लाई कर रहा है। देन आपसे पूछा गया है कि pq + pr किसके बराबर होगा। तो ये हमने एलिप्स में जहाँ पर रिवीजन किया है क्लास 11th वाले में आपको दिखेगा, एलिप्स का रिवीजन हमने किया 10 मिनट शो में। वहां पर हमने डिस्कस किया है कि कोई भी पॉइंट जो एलिप्स पर लाई कर रहा है उसका जो डिस्टेंस हम लेते हैं फोकाई से, वो हमेशा क्या रहता है, सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फोकाई ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। और वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ मेजर एक्सेस, 2a, मतलब लेंथ ऑफ द मेजर एक्सेस बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो 2a के बराबर होता है। a क्या है हमारा, यहाँ पर a हमारा 1/2 है, b हमारा कितना है, 1/3 है। तो हमारा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a, दैट इज 1। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें बोला गया है कि इफ p q r s आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, किसकी वर्टेक्स है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये है 2,4, ये है हमारा 8,12, ये है हमारा 10,14 और ये है हमारा x, y। इस तरह के क्वेश्चंस भी रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर पैरेललोग्राम दिया गया है, ठीक है, तो अगर तुम पैरेलल लाइंस देखोगे क्या कर सकते हो आप, इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन दोनों की स्लोप सेम आएगी, ऐसे कंपेयर कर सकते हो। इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन निकाल के स्लोप सेम आएगी, वो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इजी तरीका क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि जो इसके डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं जी, बाइसेक्ट करते हैं। तो हम इन दोनों पॉइंट से ये जो मिडल पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। हाँ जी, निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 10 + 2/2, यानी कि आपके पास 6 आ गया, और 14 और 4 आपका 18 हो गया, बटे 2 यानी 9 हो गया।
ठीक है, जैसे ही मुझे ये मिला, ये पता है, तो ये निकल जाएगा आसानी से मिड पॉइंट फॉर्मूला से ही। ठीक है, तो 8 प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 6 के बराबर हो जाएगा 12, और 12 प्लस वाई आपका ट्वाइस ऑफ 9 के बराबर हो जाएगा, दैट इज 18। यहाँ से एक्स आपका कितना आ गया 4 और वाई आपका कितना आ गया 18 माइनस 12 दैट इज 6। तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछा, एक्स प्लस वाई बताना है, जो पूछा है उसी की वैल्यू निकाल के टिक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें बोला गया है कि द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस। सर्कल की इक्वेशन आपको ये दी गई है, तो तुम्हें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख नहीं रही है फिलहाल, लेकिन क्या इसको हम बना सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, लाइक एक्स माइनस ए का होल एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम कांस्टेंट होता है, रेडियस का स्क्वायर होता है, सॉरी क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर होता है। तो क्या कर सकते हैं हम ऐसा, हाँ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर है एक्स का कोएफिशिएंट 4, अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हें डायरेक्टली दिख जाएगी सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, लेकिन तुम सिंपली इस इक्वेशन से भी सेंटर और रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, ये हमने सर्कल के 10 मिनट शो में डिस्कस किया है, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो x का जो कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ करना है, ठीक है, और साइन चेंज कर दीजिए, वो आपका क्या बन जाता है, सेंटर का x कोऑर्डिनेट बन जाएगा। नेक्स्ट जो y का कोएफिशिएंट है यहाँ पर -6 है, उसका हाफ कीजिए, -3 हो जाएगा और साइन चेंज कर दीजिए, तो आपका 2,3 आपका क्या बन जाएगा, इस सर्कल का सेंटर बन जाएगा। ठीक है, अब आपको बतानी है रेडियस क्या होगी, तो रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस द कांस्टेंट टर्म। तो अगर इस इक्वेशन में हम कांस्टेंट देखें तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11। ठीक है, एच की वैल्यू हमने निकाल ली, सेंटर हमारा 2,3, तो एच 2 है और के हमारा 3 है, 2 2 4 प्लस 3 3 9 माइनस 11 का स्क्वायर रूट आपका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 और 4 13, 13 माइनस 11 कितना हो जाएगा हमारे पास 2, √2 आपका क्या जाता है, आर आ जाता है। आपसे बोला गया है कि द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के डायमीटर्स का एंड पॉइंट, ठीक है, तो वो क्या है 1,2 और 3,4 है, ऐसा बोला गया है। फिर सेकंड में बोला गया एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर दिस, थर्ड में बोला गया एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर दिस। अच्छा, तो अगर रेडियस ये है तो डायमीटर कितना हो जाएगा हमारा, ट्वाइस ऑफ √2 हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2√2 होना चाहिए, और ये दोनों पॉइंट जो है वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, ऐसे निकाल सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो 3 - 1 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 4 - 2 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर रूट 2√2 ही आना है। ठीक है, 4 + 4 = 8, 8 का स्क्वायर रूट इज 2√2। यहाँ पर देखिए 3 - 1 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 2 - 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 हो जाएगा, जिसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर से ऐड करेंगे स्क्वायर रूट, ये भी हमारा 2√2 आ रहा है। यहाँ पर 4 - 2 2 आएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आएगा, 2 - 4 क्या आएगा 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ पर भी डिस्टेंस 2√2 ही है। अब ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सा पॉइंट जो है हमारे सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर पा रहा है। तो 1,2 अगर हम रखेंगे तो हमारे पास, अभी तुम सर्कल की इक्वेशन ये वाली लिख लो, x - 2 का होल स्क्वायर बन गया, y - 3 का होल स्क्वायर बन गया, और रेडियस हमारी कितनी थी, √2 थी, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर पुट करो वैल्यू। अब 1 अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो 1 - 2 हमारे पास -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 - 3 -1 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, तो 1,2 सेटिस्फाई कर रहा है। अब 3,4 देखते हैं, 3 - 2 हमारे पास 1 आ जाएगा, 4 - 3 हमारे पास 1 आ जाएगा, ये भी सही है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पर 1,4 क्या सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ पर 4 रखेंगे, तो 1 - 2 इज -1, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 - 3 इज 1, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। 3,2 करेगा क्या, यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 - 2 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर -1 आ जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो गया, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब 2 और 4 सेटिस्फाई करेगा क्या, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 - 3 हमारे कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर इज 1, तो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो ये हमारा जो है सर्कल पर लाई नहीं कर रहा है, 2,4 इज नॉट लाइंग ऑन सर्कल। 4,2 करेगा क्या, 4 रखेंगे तो 4 - 2 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 - 3 कितना होगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है, ये भी हमारा सर्कल पर लाइन नहीं कर रहा है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, 1 और 2 आर ओनली करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर हमने यूज क्या किया, यहाँ पर हमने ये यूज किया कि भाई डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर सेंटर से पास होकर जाएगा, सही है। दूसरा कि वो जो होंगे एंड पॉइंट्स बोला है ना डायमीटर के, तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं, सर्कल पर लाई करते हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स जो है वो सर्कल को सेटिस्फाई, सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। दूसरा हमने रेडियस निकाली थी, तो डायमीटर का जो डिस्टेंस होता है, टोटल डायमीटर की जो लेंथ होगी आपकी वो कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ रेडियस होगी, तो वो हमने डिस्टेंस चेक किया था। आप जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप, दूसरा क्या तरीका यूज कर सकते हो आप, वो कर सकते हैं ना, ये सेंटर से पास होकर जाएगी कि नहीं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। सेंटर हमारा 2,3 है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया कंसीडर द पॉइंट्स दिस P एंड Q लाइंग ऑन द पैराबोला, पैराबोला पर लाई कर रहे हैं, यहाँ पर पैराबोला हमें दिया है y² = 4kx, ठीक है, ऐसा कुछ। अच्छा, यहाँ पर k की वैल्यू हमें पता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इफ वर्टेक्स इज a देन व्हाट इज PAQ, P पॉइंट क्या दिया हमें 4k, 4k, ठीक है, 4k, 4k, 4k पे 4k ही चला है, और ये दिया हमें 4k, -4k,
यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इफ द वर्टेक्स इज ए, यहाँ पर ए है हमारे पास, ये पी है हमारे पास, और ये हमारे पास क्यू दिया गया, तो पी ए क्यू एंगल कितना होगा ये पूछा गया है। सही है। वर्टेक्स क्या हमारे यहाँ पर 0,0, तो ये जो लाइन है इसकी स्लोप निकाल दीजिए, और ये जो लाइन है इसकी स्लोप निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा। वैसे ये जो लाइन है वो उतना ही एंगल बना रही होगी एक्स के साथ नेगेटिव डायरेक्शन में जितना ये बना रही होगी, क्योंकि सिमेट्रिक पॉइंट हमें दिख रहा है। ठीक है, तो एक लाइन का निकाल लो, काम बन जाएगा। तो ये लाइन की क्वेश्चन क्या आ जाएगी आपके पास, y इज इक्वल्स टू 4k/4k 1 हो जाएगा, x -0। ठीक है, y इज इक्वल्स टू x लाइन आ जाएगी, कितना हो जाएगा 45 डिग्री एंगल हो जाएगा, 45 इधर है 45 इधर है, तो कितना हो गया 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, पैराबोला में ऊपर और नीचे सिमेट्री होती है ना, दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें बोला गया है कि अ ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ट्रायंगल अंदर है, सर्कल बाहर है। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स कहाँ होंगे हमारे एबीसी, सर्कल पर लाई करेंगे, सर्कमफ्रेंस पर। सर्कल क्या दिया हमें, सर्कल दिया है x² + y² = 100, यानी कि हमारे सर्कल का सेंटर क्या है 0,0 है, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी √100, दैट इज 10 हो जाएगी। तो हमारा सर्कल कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, फिर हमें बोला गया है बी एंड सी हैव कोऑर्डिनेट्स 6,8 एंड -8,6। बी और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 6,8, तो कुछ यहाँ पर बी पॉइंट है हमारे पास, और -8,6, तो यहाँ पर कहीं हमारे पास है सी पॉइंट -8,6। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, कोड बन जाएगी। सही है, इस कोड पर सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। हमारी रेडियस यहाँ पर कितनी दी गई है, 10 दी गई है, ये 10 है, ये 90 डिग्री है। क्या हम इस कोड की लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 2 एंड पॉइंट्स पता है, तो हाँ जी लेंथ निकाल सकते हैं। कितनी आ जाएगी 6 -8 यानी 6 + 8 बोले तो 14, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, 8 - 6 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 196 + 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 200। ठीक है, तो 200 का स्क्वायर रूट बोले तो कितना आ गया 10√2 हमारे पास इस कोड की लेंथ आ गई। हमने बोला परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा इसका हाफ, यानी 5√2 हो जाएगा। ठीक है, हमें ये पता है, हमें ये पता है, और हमें ये पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमसे पूछा क्या गया, हमें पूछा गया है कि एंगल बी ए सी कितना होगा। अब ये पूछा गया एंगल ए, इस ट्राइंगल में जो एंगल ए बनेगा उसके बारे में पूछा गया। ए पॉइंट कहाँ है अभी तो वही नहीं पता हमें, लेकिन हमें एक रिजल्ट पता है कि भाई जब एक कोड की हम बात करते हैं तो वो सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करती है वो कोड सर्कमफ्रेंस पर उसका कितना हाफ सबटेंड करती है। तो अगर मैं ये सेंटर एंगल निकालूं जो ये सबटेंड कर रही है, तो उसका हाफ हमारा क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस पर हो जाएगा। तो अगर मैं ये निकालूं तो ये थीटा आएगा, ये निकालूंगी तो ये इसके बराबर ही आना, ये भी थीटा ही आना, तो पूरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा कैसे निकाल सकते हैं, इस ट्राइंगल में हम क्या 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 है हमारे पास है परपेंडिकुलर और हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। राइट, परपेंडिकुलर कितना है 5√2 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/√2, यानी थीटा आपका कितना आ गया 45 डिग्री, साइन 45 1/√2 होता है। ठीक है, ये थीटा 45 है, ये थीटा 45 है, तो टोटल ये कोड कितना एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर 90 डिग्री सबटेंड कर रही है। ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब उसके बाद हमें बताना है कि बी ए सी कितना होगा। तो मान लीजिए हमारा ए जो पॉइंट है वो इस तरफ है, तो इसका हाफ ये बन जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री होगा, तो 45 डिग्री एक पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई ए हमारा इस तरफ ना होकर इस तरफ हो। ठीक है, ये छोटे वाले की साइड, छोटी वाली जो आर्क है उसकी तरफ हो, माइनर आर्क की तरफ हो, तो उस केस में भी क्या एंगल 45 होगा ना, उस केस में इस 45 का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा जो हमने बन गया, ये ए डैश इधर है या फिर ए इधर हो सकता है, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये क्या होता है साइक्लिक होता है। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल इधर बनेगा, कितना हो जाएगा हमारा 135, दैट इज 3π/4। तो या तो π/4 हो सकता है या फिर 3π/4 हो सकता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कैसे हुआ। अब ए जो है वो इस तरफ भी हो सकता है और आर्क कोड के इस तरफ भी हो सकता है। ठीक है, अगर इस तरफ है तो इस एंगल का हाफ होगा, और अगर इस तरफ है तो कौन से वाले एंगल का हाफ हो जाएगा, तो उस समय वो इस एंगल का हाफ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। इसमें पूछा गया है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। क्या हम ए पॉइंट बता सकते हैं। हमें ट्राइंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या उसकी कोई साइड बताई गई हो। ठीक है, तो हम कितने ट्राइंगल्स इंस्क्राइब कर सकते हैं इसके अंदर, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, तो इनफाइनाइट बना सकते हैं। तो ए पॉइंट कहीं भी हो सकता है, दूसरी तरफ इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें बोला गया है कि हमारे पास है ABCD एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती है। आइसोसेलेस है, इसका मतलब क्या है, जो दो साइड्स पैरेलल नहीं है वो आपस में क्या है, बराबर, ये और ये आपस में बराबर है। ओके, हमें बोला गया AB इज पैरेलल टू DC, तो यहाँ पर ABCD, राइट, AB इज पैरेलल टू DC। ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए, ए पॉइंट के दिए हैं 2 3, बी के दिए हैं 4,3, सी के दिए हैं 5,1।
हमें बताना है पहला क्वेश्चन में कि डी जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो कैसे बता सकते हैं? तो एक तो हमें मान लीजिए ए कॉमा बी है डी के कोऑर्डिनेट्स। हमें क्या पता है कि ये जो डी सी लाइन है वो ए बी लाइन के पैरेलल है। पैरेलल लाइंस का क्या होता है? स्लोप सेम होता है। क्या हम ए बी की स्लोप निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। कितनी हो जाएगी? 3 - 3 0 बाई 4 - 2 2, यानी कितनी आ गई स्लोप? 0। इसकी स्लोप 0 मतलब दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसको भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना पड़ेगा। इसकी भी स्लोप क्या होनी पड़ेगी? 0 होनी पड़ेगी, यानी कि 1 - b अपॉन 5 - a को क्या होना पड़ेगा? 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा? 1 - b को 0 होना पड़ेगा। तो b यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, b की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? तो और क्या पता है हमें? और बताया गया है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या है कि जो अनपैरेलल साइड्स हैं वो क्या है? इक्वल है। अनपैरेलल साइड्स इक्वल है, मतलब एडी आपकी बीसी के बराबर दी गई है। तो डिस्टेंस इक्वेट कर लो दोनों का। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? 5 - 4 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 - 3 - 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। कितना हो गया डिस्टेंस? √5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर निकाल लिया अब डिस्टेंस। बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है कितनी? 1। सो a - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास हो गया 4 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है? √5 के बराबर है। इसका मतलब a - 2 स्क्वायर प्लस 4 किसके बराबर है? 5 के बराबर, यानी a - 2 का होल स्क्वायर 5 - 4 1 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि a - 2 किसके बराबर है? 1 के बराबर हो सकता है या -1 के बराबर हो सकता है। तो a की वैल्यू 2 आ जाएंगे, एक तो 3 आ गई। ठीक है, एक आ जाएगी हमारे पास 1। तो या तो हमारा पॉइंट 3,1 हो सकता है या फिर 1,1 हो सकता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। अगर हम 1,1 पॉइंट लें तो हमारा कुछ इस तरफ आएगा, और अगर हम 3,1 लेंगे तो हमारा कुछ इस तरफ आएगा। ठीक है, तो जब हम 1,1 लेकर चलेंगे तो हमारी जो सी डी होगी वो कितनी बन जाएगी? उसकी लेंथ कितनी बन जाएगी? 5 - 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 - 1 0 0 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया? 0, यानी ये लेंथ 4 बन जाएगी। और नीचे वाली लेंथ कितनी है? 4 - 2 4 - 2 इज 2 2 का स्क्वायर इज 4। ठीक है, प्लस 0, यानी ये आ जाएगा हमारे पास लेंथ 2। ऊपर वाले की लेंथ आ जाएगी 4 और नीचे वाले की लेंथ आ जाएगी 2। कब? जब 1,1 लेंगे। और जब 3,1 लेंगे तब क्या होगा? 3,1 लेने से हमारे पास आएगा ऊपर वाले की लेंथ आ जाएगी 3 - 5, यानी 2 का स्क्वायर 4 1 - 1 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ऊपर वाले की लेंथ 2 ही आ जाएगी। तो देखो क्या हो रहा है, जब हम 3,1 ले रहे हैं तो उस समय इस वाले की लेंथ भी कितनी आ रही है? 2 आ रही है, और इस वाले की भी लेंथ कितनी आ रही है? 2 आ रही है। यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा हो रहा है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर आ जा रहा है, बी सी जो है वो ए डी के बराबर है, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, वो तो दिया ही गया है। और आप देखेंगे कि जो आपका बी सी है वो भी पैरेलल आ जाएगा ए डी के। वो कैसे देखेंगे? बीसी की स्लोप चेक करेंगे और एडी की स्लोप चेक करेंगे। जब हम क्या लेकर चले? जब हम 3,1 लेकर चले। तो मान लीजिए डी हम क्या लेकर चल रहे हैं? 3,1 लेकर चल रहे हैं, तो आपकी एडी की स्लोप कितनी हो जाएगी? 1 - 3 यानी -2 बाई 3 - 2 दैट इज 1, तो ये आ गई 2। और यहाँ पर बीसी की स्लोप कितनी आ जाएगी आपके पास? 1 - 3 - 2 बाई 5 - 4 1। तो यहाँ पर बीसी भी आपका क्या आ गया? पैरेलल आ जाएगा एडी से। तो इस केस में क्या हो जा रहा है आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या बन जा रहा है? पैरेललोग्राम बन जा रहा है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम नहीं रह रहा है। ठीक है, सही है, समझ आया? 3,1 लेने से क्या होगा? 3,1 लेने से हमारा ये पैरेललोग्राम बन जा रहा है। हमें क्या चाहिए? हमें एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम 3,1 जो हमारा पॉसिबल पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आए थे डी के, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको हटा देंगे, और हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 1,1। ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ द ट्रेपीजियम। जो ट्रेपीजियम हमारा है उसके जो डायगोनल है उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ये हमें कितना दिया गया है? 2,3 2,3, ये हमें दिया गया है 4,3, ये हमें दिया है 5,1, और ये हमारा कितना आ गया? 1,1 आ गया। ठीक है, तो हम ये लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। इस डायगोनल, ये डायगोनल क्या है? लाइन ज्वाइनिंग 1,1 और 4,3, इक्वेशन निकाली जा सकती है एक डायगोनल। दूसरा डायगोनल हमारा ये वाला, इसकी भी इक्वेशन निकाली जा सकती है 2,3 और 5,1 को ज्वाइन करने वाली लाइन। और उन इक्वेशंस का हम सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन जाएगा। तो इसको हम ऑपरेट करते हैं अब। तो ये इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? y - 1 इज इक्वल्स टू 3 - 1 2 4 - 1 3 और x - 1। ये इक्वेशन आ गई इसकी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3y - 3 बराबर है 2x - 2 के, ये हो जाएगा 3y - 2x, और यहाँ पर -3 इस तरफ लेकर आएंगे तो +3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब दूसरे वाले की इक्वेशन निकालते हैं। दूसरे वाले की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y - 2 किसके बराबर है? y - 3 सॉरी y - 3 किसके बराबर है? हमारा 1 - 3 यानी -2, और 5 - 2 दैट इज 3 इंटू x - 2 इसके बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3y - 9, यहाँ आ गया -2x + 4। ठीक है, तो 3y + 2x, यहाँ पर 9 इधर आएगा तो प्लस में आएगा, 9 और 4 13। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो 3 और 3 6 y हो जाएगा, 2x से -2x कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर? 14। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 14/6 यानी 7/3 आ जाएगी। y कितना आ गया? 7/3, तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू निकाल लीजिए रख के।
y की जगह पर क्या रखना है 7/3, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7 इधर आएगा -7 यानी माइनस का 6 हो जाएगा और ये 1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पुट करके आपका x भी आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। इसमें बोला गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द 2 आइटम्स दैट आर बिलो। इक्वेशन दी गई है हमें, किसकी दी गई है, स्फीयर की इक्वेशन हमें दी गई है, x² y² z², तीनों यहाँ पर इन्वॉल्व है, कोएफिशिएंट तीनों का सेम है। ठीक है, पूछा क्या गया, पूछा गया है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, इस स्फीयर का डायमीटर क्या होगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से अगर हम डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा हमारे पास +3/2 x प्लस 3/2 y प्लस 3/2 z माइनस 2 से डिवाइड किया है ना, तो 3 = 0। ठीक है, यहाँ से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ करना है और साइन चेंज करना है। उसका हाफ करेंगे तो 3/4, साइन चेंज करेंगे तो -3/4, तीनों यही आ जाएंगे। यहाँ से y मिल जाएगा और यहाँ से z कोऑर्डिनेट मिल जाएगा सेंटर का। ठीक है, हमें बताना है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस हो जाएगी हमारी इसका स्क्वायर दैट इज 9/16, इसका स्क्वायर 9/16, इसका स्क्वायर 9/16, तो इंटू 3 कर दो। ठीक है, माइनस द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर -3, तो +3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 27/16 + 3 का स्क्वायर रूट आपकी रेडियस आ जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 27 + 16 × 3 = 48, 8 और 7 15, 4 2 6 7/16। तो 75 क्या होता है 25 3 तो ऊपर से 5√3 बच जाएगा और नीचे हमारा 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। तो हमारी रेडियस कितनी आ गई 5√3/4। पूछा क्या है डायमीटर, तो इसका डबल यानी 5√3/2, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें बोला गया है कि द सेंटर ऑफ द स्फीयर लाइज ऑन द प्लेन। इस स्फीयर का जो सेंटर है वो कौन से प्लेन पर लाई कर रहा है, ये पूछा है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक्स वाई जेड तीनों बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर वैल्यूज पुट करके देख लीजिए, -3/4 -3/4 -3/4, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 -3 -3, यहाँ -3, 0 तो नहीं आएगा। यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा माइनस का 6, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा माइनस का 6, 6 6 12 और 3 15, माइनस का 15 है ये, और ये भी माइनस का 15 नहीं होगा, तो हमें क्या चाहिए प्लस का 15, तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपली जो आपने सेंटर निकाला था वहाँ से उसको यहाँ पर पुट करके देख लीजिए कि करके इक्वेशन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। इसमें बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स। लेट एस बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। 2 प्लेन हमें इक्वेशन दी गई है, दोनों प्लेन्स की, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन है एस। हमें पूछा गया है कि इस एस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। देखो इसको एक तो तुम इस तरह से सोच सकते हो कि भाई ये जो लाइन है वो इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन है, मतलब दोनों प्लेन्स पर लाई कर रही है। एक लाइन है जो एक प्लेन पर लाई कर रही है, तो ये जो देगा इसके कोएफिशिएंट वो क्या देते हैं, नॉर्मल वेक्टर, जो प्लेन के नॉर्मल है उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज देते हैं। तो उससे ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहाँ इसके जो नॉर्मल है, इस प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1 1 1, और इस प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 2 3 -4। तो इन दोनों के साथ ही जो हमारी डायरेक्शन रेशियो है एस की, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, बिकॉज ये जो लाइन है वो कहाँ लाई करिए, प्लेन्स में लाई कर रही है, तो उनके नॉर्मल्स की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो अगर हम देखें तो कौन सा है ऐसा, ये नहीं है, ये बताओ -7, हाँ हो सकता है, इसके साथ करते हैं, माइनस का 14 आ जाएगा, 6 3 18 और माइनस का 4, ये हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको भी चेक कर लो, -12, ये 5 3 15 और माइनस का 4, ये नहीं, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा है, इसमें आएगा ही नहीं, इसके साथ ही नहीं आएगा। क्लियर है कैसे चेक करना है। दूसरा तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें 2 प्लेन्स दिए गए हैं तो तुम उनके इंटरसेक्टिंग प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हो, फिर वहां से तुम्हें आगे काम करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। इसमें बोला गया है कि इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एस, जो लाइन थी हमारी उसकी डायरेक्शन कोसाइंस है एल एम एन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 43 L² - M² - M² की क्या वैल्यू होगी, ये पूछा है। तो डायरेक्शन रेशियोज हमने देख ली, डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, सिंपली डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड से, तो ये आ जाएगा 49 + 36 + 1, तो 9 10 और 6 16, यहाँ आ गया 4 और 4 8, 86, √86 से हमें इनको डिवाइड कर दे तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी पूछी, हमें पूछी गई है 43 टाइम्स L² - M² - N²। हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि L² + M² जो है वो किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। सही है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा 1 के बराबर होता है। यहाँ पर अगर मैं M² + N² निकालू तो वो क्या हो जाएगा 1 - L² हो जाएगा। यहाँ पर देखो तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा है, इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है 1 - L², तो यहाँ आ जाएगा L² - 1 - L², यानी आपके पास आ गया L² - 1 + L², 2L² - 1 और बाहर है 43। ठीक है, अब L क्या आ जाएगा आपका, L कैसे निकालोगे आप, L हमारा आ जाएगा -7/√86। ठीक है, स्क्वायर करना है तो हमारे पास आ जाएगा 49/86, -1 करना है और इंटू 43 करना है। यहाँ पर 2 तो छूट गया है, 2 नीम 18, 2 चौक
8 और 1 9 -86/86 इंटू 43, यही बचा हमारे पास। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। 8 में से 6 गए 2, 9 में से 8 गया 1/2, यानी आपका आंसर आ गया 6। ऑप्शन ए आपका आंसर बन जाएगा। सही है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69। इसमें दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द टू आइटम्स दैट फॉलोज। लेट एल x + y + z + 4 = 0, 2x - y - z + 8 = 0 बी अ लाइन एंड p बी अ प्लेन। दो लाइंस की इक्वेशन दी गई है और एक प्लेन की इक्वेशन दी गई है। व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या है ये पूछा गया है। और फिर पूछा गया व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल एंड पी। लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन की क्या पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम लाइन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये लाइन जो है ये 3D में है। तो यहाँ पे जो लाइन है वो हमारी इस तरह डिफाइन की गई है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा एक इक्वेशन ऑफ प्लेन है, x + y + z + 4 = 0। ये भी हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ प्लेन दी गई है, यानी 2x - y - z + 8 = 0। तो L जो है वो इस तरह डिफाइन की गई है कि इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो लाइन पास होकर जा रही है वो लाइन हमारी यहाँ पर कंसिडरेशन में है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि अगर दो प्लेन्स हैं, दोनों प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और तो उनकी इंटरसेक्शन जहां हो रही है वो एक लाइन, अगर हम उसको मानकर चल रहे लाइन उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वो लाइन दोनों प्लेन में लाई कर रही है। लाइन उसका सोल्यूशन है ना, तो इस सिस्टम का सोल्यूशन बनेगी लाइन। तो लाइन इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। अब इन इक्वेशन से हम क्या बता सकते हैं, इन इक्वेशन से हम इस प्लेन के एक नॉर्मल वेक्टर होगा n1, वो बता सकते हैं कि क्या होगा, 1 1 1 i कैप + j कैप + k कैप होगा। इस प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी बता देंगे, n2 वेक्टर 2 -1 -1, ये उसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगी। तो ये क्या है, नॉर्मल है। ये हमारा प्लेन P1 के नॉर्मल है, ये हमारा प्लेन P2 के नॉर्मल है। हमारी लाइन P1 में भी है, P2 में भी है, मतलब कि जो n1 है वो भी उसके परपेंडिकुलर है और n2 है वो भी उसके परपेंडिकुलर है। अब अगर सपोज हमारे पास a वेक्टर है और b वेक्टर है, हमें बोला गया है कि हमारे पास एक c वेक्टर है जो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है, तो हम कैसे निकालेंगे वो c। उस c के डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से। क्योंकि हमें पता है कि जब a वेक्टर और b वेक्टर एक प्लेन में होते हैं तो उनका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में होता है, उनके नॉर्मल होता है, उनसे परपेंडिकुलर होता है। वो हम डिसाइड करते हैं कि पॉजिटिव की साइड है कि नेगेटिव की साइड है, थंब रूल से। सही है। तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे, हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे n1 वेक्टर का और n2 वेक्टर का। तो निकालते हैं, ऊपर रख दिया i j k, यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 -1 -1। इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 + 1 0, -1 + 1, हाँ 0 i कैप आ जाएगा, माइनस j कैप इंटू -1 -2 यानी -3 हो जाएगा, प्लस k कैप इंटू -1 -2 -3 हो जाएगा। ठीक लिखा है मैंने। इधर भी -1 -2 आया और इधर भी हमारा -1 -2 आया। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास, 0 i कैप प्लस 3 j कैप -3 k कैप हमारे क्या बन जाएंगे, n1 वेक्टर और n2 वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, उसकी हमारे पास डायरेक्शन इस वेक्टर से मिल जाएगी कि उसकी डायरेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगी। सही है। मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता, मैग्नीट्यूड हो सकता है कुछ भी, इससे हमें डायरेक्शन जरूर मिल जाएगी। इसके पैरेलल होगा वो, ये हमें पता चल गया। तो इससे हमें क्या मिल जाएंगे, डीआर्स मिल जाएंगे। अब डीआर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट, मल्टीपल भी हो सकते हैं यार, राइट। तो इसको अगर मैं पूरे को 3 से डिवाइड कर दूं, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर आप बोल सकते हो, तो ये आपके क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो लाइन है आपकी, जो इन दोनों प्लेन के इन दोनों प्लेन पर लाई कर रही थी, उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, 0, 1, -1 होंगे। क्लियर है, क्यों होंगे, प्लेन 1 और ये हमारे पास प्लेन 2, इन दोनों ने आपस में कट किया इस लाइन पर। अब ये लाइन इस प्लेन पर भी है, इस प्लेन पर भी है। इस प्लेन का नॉर्मल ये n1 वेक्टर है, इस प्लेन का नॉर्मल ये n2 वेक्टर है। तो ये लाइन जो है वो इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। अगर इन दोनों को हम एक प्लेन में मान लें तो इस प्लेन का नॉर्मल जो है वो ये लाइन बनेगी है। और कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट किया हमने n1 वेक्टर और n2 वेक्टर का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, लाइन L का और प्लेन P का। P और ये लाइन, प्लेन और ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ये पूछा गया है। तो इसको कैसे देखना है ये देखते हैं। अब ये जो लाइन है, अगर हमारे पास ये इस फॉर्म की होती है, x - x0 बाय a इज इक्वल टू y - y0 बाय b इज इक्वल टू z - z0 बाय c इज इक्वल टू k टाइप की अगर हमारे पास होती, तो हम क्या करते हैं, सिंपल x y z निकालते हैं यहाँ से और उनको प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करके हमारे पास k की वैल्यू आ जाती एंड दैट्स इट, हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता। हमें इक्वेशन कैसे दी है लाइन की, हमें लाइन की इक्वेशन ऐसे बनाकर दी है। और अभी हमने क्या निकाला थोड़ी देर पहले, उसका डायरेक्शन रेशियोज तो हमने निकाल लिया, लेकिन पॉइंट नहीं पता कि इस लाइन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट अभी तक हमें नहीं मिला। तो अगर मेरे पास कोई पॉइंट मिल जाए इस लाइन पर लाई करने वाला, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म की बना सकती हूँ। डायरेक्शन रेशियोज तो मिल गए, ए की वैल्यू 0 रखनी है, इसकी वैल्यू हमें 1 रखनी है और इसकी वैल्यू हमें -1 रखनी है। तो एम क्या है, पॉइंट ढूंढना। पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, हमें क्या पता है लाइन के बारे में कि वो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों प्लेन पर लाई करने वाला अगर कोई पॉइंट मिल जाए तो उससे भी बात बन जाएगी, क्योंकि लाइन वहीं से जा रही है। तो इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं एक बार हम।
अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगी 3x, यहाँ पर प्लस का y है, प्लस का y और यहाँ पर माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का z है, यहाँ पर माइनस का z कैंसिल हो जाएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 बराबर 0। 3x आ जाएगा -12, तो x कितना आ जाएगा -4, x की वैल्यू क्या आ गई -4। अब वापस से इन दोनों इक्वेशंस में x की वैल्यू रख दो, यहाँ पर मैं अगर x की जगह पर -4 रखूंगी तो ये हो जाएगी y प्लस जेड इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर मैं x की जगह पर -4 रखूंगी तो -4 इंटू 2 यानी -8 और ये +8 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -y माइनस जेड इक्वल टू 0। ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास y प्लस जेड इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन आ गई दोनों जगह से, लेकिन हमारे पास यहाँ से रिलेशन आ गया कि y जो है वो माइनस जेड के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर मैं z की वैल्यू 1 रखूं तो y कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो मेरे पास एक पॉइंट मिल गया -4 -1 और 1, ये मैं पॉइंट लेकर चल सकती हूँ। तो ये पॉइंट यहाँ पर रख दो, x -4 तो कितना हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ कितना हो जाएगा y प्लस 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा z -1। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लो x क्या आ जाएगा आपका 0 टाइम्स k तो 0 हो गया और 4 इधर आएगा तो -4 हो गया। y कितना आ गया आपके पास k -1, z कितना आ गया आपके पास ये -1 है तो ये -k और इधर जाके ये हो जाएगा +1। सही है, अब इसको क्या करना है, किस किस का चाहिए, लाइन का और p प्लेन का। कौन से वाला प्लेन, इस वाले प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो जो हमारे x y z आए हैं उनको यहाँ पर रख दो, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 1 में, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 1 इक्वल टू 0 में यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए। तो -4, आगे बढ़ते हैं, y की क्या रखनी है -1 तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2k -2, z की जगह पर हमें रखना है -k+1 तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 3 -3 इक्वल टू 0। ठीक है, 2k -3k -k बन गया, -4 -2 -6 प्लस 3 तो -3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। k की वैल्यू अगर -3 है तो x क्या आ गया -4, y कितना आ जाएगा -3 -1 गड़बड़ करती कुछ, देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट छोड़ दिया मैंने +1, यहाँ पर भी +1 तो ये हो जाएगा -3 + 1 दैट इज -3 + 1 -2 हो जाएगा। सो k हमारा कितना आ जाएगा -2 आएगा, सॉरी बच्चों। तो यहाँ पर x आ गया -4, k की जगह पर -2 रखेंगे, -2 -1 ये आ जाएगा -3, यहाँ पर -2 रखेंगे तो -2 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, z कितना आ गया 3, -4 -3 3, ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझ आया क्या करना है। अगर इसमें दिया होता तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे लाइन और प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, लेकिन इसमें दिया नहीं था, दिक्कत ऐसी ही थी। तो इसमें चेंज करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाले हमने, जो दिया गया था हमें क्या दिया गया था कि जो लाइन है ना वो इंटरसेक्शन से होकर जा रही है दो प्लेन्स के, इसका मतलब उन प्लेन्स के जो नॉर्मल है उनके वो क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो हमने उनका क्या निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, वहां से हमारे पास एक पैरेलल वेक्टर आ गया उस लाइन के, वहां से मुझे डायरेक्शन रेशियोज मिल गई। फिर मुझे पॉइंट चाहिए था तो इन दोनों प्लेन की इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और एक पॉइंट लेकर आए। क्लियर है, समझ आ गया ये क्वेश्चन, ओके।